गरीब और अमीर परिवार में भाई दूज। भैया, आज भाई दूज है और भाई दूज वाले दिन आपने मुझे ये नाम दिया। आप मुझे उठकर एक बार बताओ कि आपकी हालत किसने करी है। मैं गरीब भले ही हूँ, पर आपकी ये हालत जिसने भी की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बेटा चिंता मत कर, हमारा शिव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हे माता रानी, बस मेरे बेटे को तो ठीक कर दे और हमें एक बार बता दे कि हमारे बेटे के साथ ये किसने किया है। जहां एक तरफ भाई दूज वाले दिन रोती बिलखती सीमा हॉस्पिटल में अपनी अंधी मां के साथ अपने भाई के होश में आने का इंतजार कर रही होती है, तो वहीं अमीर निशा पूजा की थाल लेकर अपने भाई के हाथ में कलावा बांधकर उसकी आरती उतारती है और टीका लगाकर अपने भाई को नारियल खिलाते हुए उससे कहती है, भैया आपको पता है मैंने पूरा मार्केट घूम लिया, उसके बाद मुझे ये फ्रेश नारियल मिले थे। अच्छा चलो अब जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। अच्छा, तो मेरी प्यारी लाडली बहन को गिफ्ट चाहिए, तो ले लो अपना गिफ्ट। भैया मैंने आपसे गिफ्ट मांगा और आपने मुझे गिफ्ट में थप्पड़ दिया, आखिर मेरी गलती क्या है? अक्षय बेटा ये सब क्या है? वो तेरी लाडली बहन है जिस पर तू जान छिड़कता है। आज तूने अपनी इस बहन पर हाथ उठाया, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? माँ मेरी लाडली बहन को अच्छे से जानती है कि उसे गिफ्ट में ये थप्पड़ क्यों मिला है। क्यों, सही कहा ना मैंने निशा? तुम्हें मालूम है ना तुमने क्या गलती की है? आखिर निशा ने ऐसी कौन सी गलती की थी जो अक्षय ने भाई दूज वाले दिन अपनी बहन को गिफ्ट के तौर पर थप्पड़ दिया, जबकि अक्षय ने पिता के गुजर जाने के बाद अकेले ही अपना बिजनेस संभाला और अपनी बहन की इतनी नाजुक से परवरिश करी। तो वहीं दूसरी ओर आखिर शिव की किसी से क्या दुश्मनी थी कि आज वो अस्पताल में भर्ती है। आइए जानते हैं भाई दूज पर गरीब और अमीर बहन की कहानी। भैया ऑफिस जा रहे हो? हाँ सीमा। भैया शाम को आते हुए माँ की आंखों की ड्रॉप ले आना, और चश्मा भी जानते हो ना, बिना चश्मे के माँ को दिखाई नहीं देता। और हाँ, अभी तक खाना बना नहीं है, इसलिए आज भी आपका लंच मैं आपके ऑफिस लेकर आ जाऊंगी। और बेटा बहुत जल्द भाई दूज आ रहा है, तो तू अपने मालिक से कुछ पैसे भी ले लेना। तू कभी भी अपनी बहन को गिफ्ट नहीं देता, पर अब तू काम करने लगा है तो अपनी बहन के लिए कुछ गिफ्ट भी ले आना। ठीक है माँ। गरीब होने के बाद भी शिव अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहा था। अब हंसता हुआ शिव अपने ऑफिस जाता है, जहां शिव को देखकर अक्षय उससे कहता है, अरे हाउ शिव, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आजकल तुम ऑफिस बहुत लेट आने लगे हो। माफ करना सर, पर कुछ दिनों से माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था। आपको बताया था ना मेरी माँ की आंखें खराब हैं। हाँ सब जानता हूँ। अच्छा तुम काम करो, मुझे मीटिंग में जाना है और मेरे पीठ पीछे मेरे ऑफिस का ख्याल तुम्हें ही रखना है। अक्षय अपने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी शिव के ऊपर छोड़कर चला जाता है और शिव उस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाता है। कुछ देर बाद सीमा अपने भाई के लिए खाना लेकर आती है और तभी अपने भाई से मिलने के लिए निशा भी ऑफिस आती है, जहां पर वो गरीब सीमा और शिव को एक साथ देख उनकी गरीबी का मजाक उड़ाती है। तुम गरीब फटे कपड़ों में फिर से मेरे ऑफिस आ गई। मेरे भाई ने तुम्हारे भाई को काम पर रखा है, तुम्हें नहीं जो हर समय मुंह उठाकर हमारे ऑफिस आ जाती हो। निशा मैडम माफ करना, पर आप मेरी बहन से बदतमीजी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है अपनी बहन के लिए, तो अपनी बहन को यहाँ बार बार ना बुलाया करो। वैसे मेरा भाई कहाँ है? मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे उनका क्रेडिट कार्ड चाहिए। पर ऑफिस में नहीं है, तुम्हें जो भी काम है मुझे बता दो। और रही क्रेडिट कार्ड की बात, तो सर ने मुझे मना किया है उनका कोई भी सामान बिना पूछे आपको या किसी और को देने से। अपनी औकात में रहो, वो मेरा भाई है और मैं उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ। निशा सभी के सामने शिव और सीमा को बेइज्जती करती है और अपने भाई के केबिन में जाकर उसका क्रेडिट कार्ड लेकर चली जाती है और सीमा भी वहां से चली जाती है। जिसके बाद शिव रात के 10 बजे तक ऑफिस में ही रहकर काम करता है और जब अक्षय अपने ऑफिस आता है तो वो शिव को देखकर उससे कहता है, अरे शिव तुम अभी तक ऑफिस में ही हो? सर आपने कहा था ना आपके जाने के बाद मुझे ऑफिस संभालना है, इसलिए मैं नहीं गया और आपके आने का इंतजार कर रहा था। और आपसे माफी चाहूंगा, आपकी बहन जबरदस्ती आपका क्रेडिट कार्ड लेकर चली गई और मैं आपको बता नहीं सका क्योंकि आप मीटिंग में थे। क्या करूं मैं इस लड़की का, जैसे जैसे बड़ी हो रही है बिगड़ती जा रही है। अच्छा वैसे तुम इतनी रात तक यहाँ रुककर काम मत किया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। सर काम करना बहुत जरूरी है, मेरे कंधों पर मेरे घर की जिम्मेदारी है और मुझे अपनी बहन की शादी भी तो करनी है। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, मेरी भी एक बहन है। अच्छा तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अक्षय शिव को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर तक छोड़ता है, पर यह सब कुछ निशा देख लेती है और एक गरीब को अपने भाई की गाड़ी में बैठा देख उसे बहुत गुस्सा आता है। और जब अक्षय घर जाता है तो निशा अपने भाई से कहती है, भैया
मुझे वो शिव बिल्कुल पसंद नहीं। आप हर समय उसके साथ क्यों घूमते हैं? आप अगर इस तरह किसी गरीब के साथ रहोगे तो हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? आपको पता है मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, और आपको पता है उसकी बहन मेरे ही कॉलेज में है और वो हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आती है। वो हर चीज में मुझसे आगे है, इसीलिए वो मुझे हर समय नीचे दिखाने की कोशिश करती है, और आप उसके भाई को सर पर बैठा रहे हो। निशा, किसी से जलना अच्छी बात नहीं है, और गरीब भी इंसान होते हैं। अगर सीमा किसी भी चीज में तुमसे आगे है तो अपनी मेहनत की बदौलत है, और शिव भी बहुत मेहनती है। मुझे अपने ऑफिस में मेहनती बंदों की जरूरत है, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। और रही सीमा से जीतने की बात, तो वो तुम्हें खुद जीतना होगा, वो भी मेहनत से। अक्षय निशा को काफी समझाने की कोशिश करता है, पर निशा नहीं समझती और उसकी जलन की भावना बढ़ती जाती है। देखते ही देखते दिवाली बीत जाती है और भैया दूज का दिन पास आने लगता है, और कॉलेज में एक कंपटीशन होता है जिसमें हमेशा की तरह सीमा जीत जाती है, जिसकी जीत देखकर निशा की जलन और बढ़ जाती है। और उसकी दोस्त परी उससे कहती है, इस गरीब सीमा और इसके भाई ने तो तेरा जीना ही हराम कर दिया है। मैं तो कहती हूँ इसके भाई को तो अपनी गाड़ी से ठोक डाल। जब 1 महीने तक पैरों में पट्टी बांधकर उसका भाई घर में बैठेगा और भाई दूज नहीं बना पाएगा, तब देखना तेरे भैया को इसे काम से निकालना ही पड़ेगा। और ये मालकिन अपने भाई के दम पर उछलती है ना, जब इसका भैया काम नहीं करेगा और इसके कॉलेज की फीस जमा नहीं होगी, तब ये भी अपने कॉलेज से निकाल दी जाएगी, और इस तरह तू इससे आगे हो जाएगी। तू सही कह रही है, इस गरीब भाई बहन का अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। निशा शिव और सीमा की भाई दूज खराब करने के लिए और उनसे बदला लेने के लिए परी की बात मान जाती है। और जब भाई दूज वाले दिन शिव अपनी बहन के लिए तोहफा लेने के लिए मार्केट जाता है, तो निशा इस चीज का फायदा उठाती है और अपनी कार से शिव को टक्कर मार देती है। और ये टक्कर इतनी जोर की होती है कि वहीं पर शिव की हालत खराब हो जाती है, और ये देख निशा बहुत घबरा जाती है और अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग जाती है। और भाई दूज वाले दिन जब सीमा को अपनी भाई की हालत का पता चलता है, तो वो नंगे पैर हाथों में कलावा लेकर हॉस्पिटल जाती है। और दूसरी तरफ अक्षय भाई दूज के लिए तैयार हो रहा होता है, और तभी उसके पास पुलिस की कॉल आती है। अक्षय जी, आपकी गाड़ी से एक गरीब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। यह एक्सीडेंट आपकी बहन ने किया है, और उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका नाम है शिव। आप जल्दी से एक बार थाने आ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी बहन किसी का एक्सीडेंट नहीं कर सकती। अक्षय जी, हमसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपकी बहन ने भरी मार्केट में शिव को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी है, और यह हादसा वहां खड़े सभी लोगों ने देखा है। अगर ऐसी बात है इंस्पेक्टर साहब, तो मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप प्लीज मेरी बहन को गिरफ्तार मत करिए, मैं आपसे मिलने आता हूँ। अक्षय बिना किसी को बताए पुलिस स्टेशन जाता है और पैसे देकर केस वहीं खत्म कर देता है, और पुलिस स्टेशन से सीधा घर जाता है, जहां उसके बहन उसके हाथों में कलावा बांधती है, उसकी आरती उतार उसे टीका लगाती है और उससे अपना तोहफा मांगती है, जिस पर अक्षय उसे एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हारी इस जलन की भावना की वजह से आज किसी गरीब के घर भाई दूज नहीं बन पाया। वो बेचारा हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा और सीमा और उसके पूरे परिवार से माफी मांगनी होगी। निशा बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तू किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकती है, वो भी उस इंसान ने जिसकी वजह से हमारा बिजनेस आज तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर शिव को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे तेरी गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने भाई के साथ सीमा के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, जिसके बाद अपनी गलती सुधारने के लिए अक्षय सीमा की शादी एक बहुत बड़े घर में करता है और शिव की अंधी माँ का इलाज करवाता है। बहुत जल्दी शिव भी होश में आ जाता है, जिसके बाद वो फिर अक्षय के साथ मिलकर काम करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी अमीर गरीब परिवार की भाई दूज? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप हमें ये बताइए कि आपके घर में किस तरीके से भाई दूज मनाया जाता है। साथ ही आप सभी को दिवाली और भाई दूज की शुभकामनाएं। सुबह सुबह सुप्रिया अपने दोनों बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी देवरानी परिधि रसोई घर में आती है और टोकती है, जरा ठहरिए जेठानी जी, ये ग्लास भरकर दूध कहाँ ले जा रही हैं? एक तो इस महीने जेठ जी ने तनख्वाह में से 10,000 रुपए दिए हैं, उसमें आपके भुक्कड़ बेटे बेटी को रोटी सब्जी के साथ दूध भी कटकने को चाहिए। खाने पीने के मामले में एक नंबर के पक्के हैं दोनों के दोनों। ऐसा सुनकर गरीब जेठानी सुप्रिया को बड़ा दुख लगता है। परिधि, मैं और मेरे पति दिन रात की 1.5 रोटी खा रहे हैं, कम से कम मेरे बच्चों के खाने पीने पर तो नजर मत लगाओ, उन्हें तो भरपेट खाने दो। ये सुनकर परिधि पिनक कर जेठानी से झगड़ने लगती है। मतलब सच बोल दो तो मिर्ची लग जाती है, मेरे बोलने से नजर लग जाती है, और मेरे पति की कमाई ठूसने में कुछ नहीं होता है। बस बहुत हो गया, आज तो फैसला हो ही जाए। माँ जी यहाँ तो आइए। अमीर घमंडी देवरानी के पुकारने पर सास पुष्पावती रसोई में आती है।
अरे अरे, क्या हुआ मेरी प्यारी परिधि बहू को? इतनी हाइपर क्यों है? माँ जी, मुझे बंटवारा चाहिए। बंटवारे की बात सुनकर ससुर रामकृष्ण जी से रहा नहीं जाता। वह गुस्से के मिजाज से अंदर आते हैं। बस छोटी दुल्हन, बस मुझे लगा था कि शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर आ गया है। मैंने इस घर की एक एक ईंट को अपनी मेहनत से लगाया है। किसी भी कीमत पर मैं इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगा। अरे एक परिवार साथ रहता है तो घर स्वर्ग जितना सुंदर लगता है, लेकिन एक दूसरे से अलग होकर बिछड़कर हम कुछ भी नहीं है। ओ प्लीज पापा जी, आप अपनी ये लेक्चरबाजी अपनी बड़ी बहू को ही सुनाइए, मुझे नहीं। मम्मी जी, अब आप डिसाइड कर लीजिए, या तो इस घर में जेठानी जी रहेंगी या मैं। हे भगवान, फंस गई पुष्पावती। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। खैर, इस गरीब बहू के जाने से खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परिधि बहू और कबीर चले गए तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? ये सोचकर पुष्पावती जेठानी को घर से निकालने और देवरानी को घर में रखने का फैसला लेती है। मैंने तय कर लिया है कि इस घर में परिधि बहू रहेगी। माधव, तू अपने परिवार को लेकर जा। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ। अरे कैसा कठोर दिल है तुम्हारा पुष्पावती। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने माधव को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। एक बार कम से कम अपने फूल जैसे मासूम पोता पोती के बारे में तो सोचो। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? माधव, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर जितना इन दोनों का है, तुम्हारा भी है। सुप्रिया बहू, तुम यहीं रहो। ठीक है बाबूजी, हम घर के बाहर झोपड़ी डालकर रह लेंगे। अरे ओ जेठानी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतने आलीशान बंगले के बाहर तुम झोपड़ी डालकर रहोगी तो शोपीस खराब हो जाएगा। वैसे मम्मी जी, आपने बताया था गांव में हमारा खेत और घर है ना, इन्हें कह दीजिए वहां जाकर रहें। हाँ हाँ, ये उचित रहेगा। वैसे भी वहाँ जमीन खेती बाड़ी की देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। माधव, तू अपने परिवार को लेकर वहाँ चला जा। इस तरह गरीब जेठानी अपने ससुराल की दहलीज से चली जाती है, जिससे देवरानी के दिल में खुशी थी। गुड बाय मेरी गरीब जेठानी, जाओ, वनवास मुबारक हो। अब ये सारा घर मेरा है। वैसे तो मेरा मन था अपनी सास को भी दफा कर दूं, लेकिन अभी ये मेरे लिए सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। एक बार इससे दस्तखत करवा लूं। एक तरफ अमीर घमंडी देवरानी बंगले में ऐशो आराम की जिंदगानी बिता रही थी, तो वहीं गरीब जेठानी का परिवार झोपड़ी में गुजर बसर करने को मजबूर था। एक रात जब सब खाना खा रहे थे, तभी छत से मिट्टी का ढेला टूटकर सबकी थाली में गिर जाता है और शीबू पायल रो पड़ते हैं। माँ देखो ना, हमारी सब्जी में तो मिट्टी गिर गई, दूसरी सब्जी दे दो। लाचारी भरी सूरत से दोनों बच्चों को देखकर सुप्रिया कलपते हुए बोलती है, कढ़ाई में और सब्जी नहीं है बच्चों, इतना ही था। कोई बात नहीं, मैं आलू छाट कर तुम्हें दे देती हूँ, खा लेना। बोलते बोलते सुप्रिया अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाती। मत रो माँ, मैं और भाई सब्जी से खा लेंगे। बेचारे बच्चे जी मारकर मिट्टी वाली सब्जी और रोटी ही खाते हैं, जिसमें काफी किचकिच सा स्वाद आ चुका था। इसलिए माधव एक रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाता है। मेरा पेट भर गया सुप्रिया, तुम मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेरे संग तुम्हें इस टूटी फूटी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है ना। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, न एक पिता, मगर हम सबको बस थोड़े दिनों का दुख और काटना पड़ेगा। जैसी फसल तैयार होगी उसे बेचकर मैं झोपड़ी की छत पक्की करवा दूंगा। इसी तरह दिन गुजरते हैं। एक तरफ जहां जेठानी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने का दुख भोग रही थी, तो देवरानी अपने आलीशान कोठियों से बड़े घर में दावतें बनाती खाती है। लेकिन उसका खुराफाती दिमाग इतना कुछ करवाने के बाद भी शांत नहीं था। एक नई खिचड़ी उसके दिमाग में पक रही थी। सासू माँ, देख लीजिए, जेठ जी तो पूरे के पूरे जोरू के गुलाम बन गए। एक फोन नहीं किया गांव जाकर, और तो और वहां की जमीन पर फसलों का फायदा लूट रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा अनाज यहाँ पर भिजवा दें, है कि नहीं? आखिर शहर में सब कुछ तो इतना महंगा है। पुष्पावती देवरानी के भड़कावे में आ जाती है। तू बिल्कुल सही बोल रही है बहू। माधव ने एक बार भी खोज खबर नहीं ली मेरी, तो मैं क्यों उसका सोचूं? पुष्पावती फोन लगाती और माधव को सारी फसल भेजने को बोलती है। माधव खुददार आदमी था, इसलिए अपनी मेहनत से उगाई सारी फसल दे जाता है। चलो, इस बार तो खेत के फ्रेश चावल खाने को मिलेंगे। 6 महीने राशन भरवाने की छुट्टी हो गई, इतना अनाज आ गया है, वहां मेरी जेठानी भूखमरी झेलेगी। परिधि की बात उसकी बेटी पलक सुनकर बोलती है, मम्मा, चोरी करना और किसी को परेशान करना तो गलत बात होती है, तो आप ताई जी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? इस पर गुस्सैल मिजाज से परिधि अपनी बेटी को डांट लगाती है। जस्ट शट अप पलक,
बहुत बातें करने लगी हो। पता नहीं क्या काला जादू कर दिया उस गरीब जेठानी ने जो मेरे आगे भी तुम उसकी तारीफ करती हो। गो टू योर रूम। रोते रोते पलक कमरे में चली जाती है। पुष्पावती जलन में अपने ही बेटे को खेत पर काम करने से भी मना कर देती है, जिसके बाद वह बेचारा मजबूर होकर जमादार का काम करने लगता है। ऐसे में उनकी झोपड़ी भी टूट जाती है और अब वक्त उन्हें सबसे बुरा मंजर दिखाता है जब जेठानी को एक टॉयलेट के अंदर रहने की नौबत आ जाती है, जहां आते दोनों बच्चे नाक बंद कर लेते हैं। छी छी मम्मी, मम्मी यहाँ से कितनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना, दादी के घर चलिए ना पिताजी। माँ यहाँ नहीं रहना, चलो ना। वाकई में उस टॉयलेट के अंदर दुर्गंध में खड़ा हो पाना भी मुश्किल था। सुप्रिया दिल ही दिल में घुट रही थी। माधव जी, आप बच्चों को लेकर बाहर चले जाइए, मैं थोड़ी देर में इस टॉयलेट घर की सफाई कर देती हूँ, फिर ये रहने लायक बन जाएगा। ठीक है सुप्रिया। कुछ देर में सुप्रिया उस जगह को साफ सुथरा करके थोड़ी सी जगह में चूल्हा बर्तन लगा देती है और टॉयलेट सीट के पास रस्सी डालकर साड़ी का पर्दा लगा देती है। अब माधव भी सरकारी टॉयलेट की सफाई करके घर का भरण पोषण करता, वहीं परिधि चाल पट्टी खेलकर पूरी जायदाद पर पुष्पावती का अंगूठा लगवा लेती है। सासू माँ इतना क्या सोच रही हैं, अंगूठा ही तो लगाना है। पर बहू, एक बार मुझे पढ़कर बता देती कैसे कागजात हैं ये। ओफो मम्मी जी, आपको तो अपनी परिधि बहू पर भरोसा ही नहीं है। मैंने आपके लिए LIC करवाया है, ये बस उसी के पेपर हैं। देवरानी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर पुष्पावती अंगूठा लगा देती है, अपना सब कुछ उसके नाम कर देती है। इसके बाद परिधि का रवैया बदल जाता है। बहू, आज खाने में मटर पनीर बना लो, बड़े दिन हो गए हैं खाए हुए। मटर पनीर खाना है तो लाइए पैसे। मुझसे कैसे पैसे मांग रही है, मैं कमाती थोड़ी हूँ बहू। वही तो मम्मी जी, आप और ससुर जी कमाते नहीं हो, इसलिए जो मिलता है चुपचाप वही खाओ, ऐसे मुंह फाड़कर फरमाइश मत किया करो। पहली बार पुष्पावती को अपनी बहू का बर्ताव बहुत खटकता है और धीरे धीरे परिधि अपने बूढ़े सास ससुर को रात का बासी खाना परोसती है और उन्हें घर से भी निकाल देती है। बहुत नखरे हो गए आप दोनों के, जाओ जाकर अब थोड़े दिनों जेठानी का राशन पानी खाओ। बहू, तू भूल रही है ये घर मेरा है, तू मुझको मेरे घर से नहीं निकाल सकती। आपका घर? मम्मी जी, आपने खुद अपने पूरे होश हवास में ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, इसीलिए यहाँ की असली मालकिन अब मैं हूँ। देख लिया भाग्यवान, जिस बहू पर तुमने अंधा होकर भरोसा किया, आज उसी ने तुमको ठग लिया। चलो यहाँ से। दोनों भूखा प्यासा शरीर लिए सड़कों पर भटकने लगते हैं। तभी पुष्पावती को आती हुई गाड़ी दिखाई नहीं देती। सुप्रिया जो कि वहां से गुजर रही थी वो उसे खींच लेती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? प्रणाम बाबूजी, आप दोनों ऐसी हालत में सब ठीक तो है? पुष्पावती पछतावा करते हुए सारी बात बताती है। सुप्रिया उन्हें अपने टॉयलेट घर में लाती है और उन्हें खाना खिलाती है। उनको ऐसी बुरी परिस्थिति और दुख हालियों में देखकर सास ससुर को बहुत बुरा लगता है। इधर कबीर जब अपने काम से लौट कर आता है तो उसकी बेटी उसे सब कुछ बता देती है। तुम अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर जाओगी परिधि कि मेरे बुजुर्ग माँ बाप को भी घर से निकाल दोगी। रहो अब तुम इस घर में अकेले, मैं और मेरी बेटी भी जा रहे हैं। चलो डैडी, मुझे भी मम्मी के साथ नहीं रहना, ये गंदी है, बहुत बुरी है। अपनी छोटी सी बेटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर परिधि जमीन पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। ये सब कुछ तो मैंने अपने पति और बेटी के लिए किया था कि हम खुश रहेंगे, लेकिन मैं हार गई। आज मुझे समझ में आ गया कि असली खुशी परिवार में है। उनसे अलग होकर ये धन संपत्ति, ये सब कुछ राख है। और अंत में परिधि अपनी जेठानी के परिवार को आदर सम्मान के साथ घर में वापस ले आती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये घर मुझसे पहले आपका था और आपका ही रहेगा। कुछ पलों के लिए मैं बहक गई थी। कोई बात नहीं देवरानी जी, गलती इंसानों से होती है, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। अंत में दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पैसा जरूरी है यह परिवार? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको भी यही लगता है पैसे के साथ साथ हमें परिवार की भी जरूरत पड़ती है?